नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं का हिंदी लोक भारती का 5वां जो पाठ है जूलिया, वो पढ़ने जा रहे हैं। उसके लेखक है अंतोन चेखव। इनका परिचय हम पहले देखेंगे। 19 जनवरी 1860 टगान रोग रूस में उनका जन्म हुआ और मृत्यु 15 जुलाई 1904 में हुई। परिचय: महान रूसी साहित्यकार अंतोन चेखव। ये एक रूसी साहित्यकार है, प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार भी थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। समाज में जो कुरीतियाँ थी, जो बुरी बातें थी, उन पर उन्होंने चित्रण उनके कहानियों में किया है। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं ड्रीरी स्टोरी, द वाइफ, ये उपन्यास है, अन्ना ऑन नेक, बैड बिजनेस, द बर्ड मार्केट, ओल्ड एज, ग्रीशा आदि कहानी है ये। इवानोव, द चेरी आर्चर्ड आदि नाटक है। इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। ये एक एकांकी है। ये पाठ उन्होंने अंतोन चेखव जी ने जो लिखा है वो एकांकी है और इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। उसे एकांकी कहा जाता है और ये एक एकांकी है। प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। जो भी दूसरों का सुनने वाले, दूसरों से डरने वाले या त्रस्त ऐसे जो लोग हैं, उनको अपना दब्बूपन जो है वो त्याग कर अपने अधिकार और न्याय के लिए क्या करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। ऐसा इस पाठ में दिया हुआ है। इसमें दो पात्र हैं, दो पात्रों में संवाद है। मतलब एक गृह स्वामी है, मतलब वो घर के जो मालिक है वो, और जूलिया, उन दोनों का संवाद इसमें दिया हुआ है। और जूलिया कौन है? वो जो गृह स्वामी है उनके बच्चों की गवर्नेस है। गवर्नेस मतलब शिक्षिका है उनकी बच्चों की। तो उन दोनों में क्या संवाद होता है अभी हम देखेंगे। बच्चों की गवर्नेस जूलिया वासिलदेवना आती है। फिर जूलिया क्या कहती है दबे स्वर में, वो भी, आपने मुझे बुलाया था मालिक। फिर गृह स्वामी, हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। फिर जूलिया बैठती हुई, शुक्रिया। फिर गृह स्वामी कहते हैं, जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी। तुम्हारी जो तनख्वाह है उसका मैं हिसाब करना चाहता हूँ और मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी। और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ उससे तो मुझे लगता है कि तुम खुद से तो पैसे नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? 30 रूबल ये एक रूस की मुद्रा है, चलन है। जैसे कि हमारे यहाँ पे रुपया है, रूस में रूबल कहते हैं उसको, वहाँ के चलन को। तो कितना उसकी तनख्वाह कितनी तय हुई थी? 30 रूबल। जूलिया विनीत स्वर में, मतलब नम्र स्वर में, जी नहीं मालिक 40 रूबल। फिर वो एकदम नम्रता से क्या कहती है जूलिया? 40 रूबल तय हुई थी। गृह स्वामी, नहीं भाई 30, ये देखो डायरी। और गृह स्वामी, वो मालिक क्या कहते हैं कि नहीं भाई 30 रूबल तय हुई थी, ये देखो डायरी। पन्ने पलटते हुए मैंने इसमें नोट कर रखा है, मैंने इसमें इस डायरी में नोट करके रखा है, दर्ज करके रखा है कि तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल तय हुई थी। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। और बच्चों की देखभाल करने वाली और उन्हें पढ़ाने वाली जो गवर्नेस होती है, उन्हें मैं 30 रूबल ही महीना देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। फिर जूलिया कहती है दबे स्वर में, जी नहीं 2 महीने 5 दिन।
कितने हुए हैं? जूलिया कहती है 2 महीने और 5 दिन हुए हैं। फिर गृह स्वामी कहते हैं क्या कह रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं। भाई मैंने डायरी में सब नोट करके रखा है। हाँ तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। कितने बनते हैं? 2 महीने के 60 रूबल। 30 महीना रूबल अगर तय हुआ है तो 2 महीने के 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। और 60 रूबल तभी बनेंगे जब तुमने 2 महीने में एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई थी। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई थी। उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया। और उस दिन तुमने कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगे कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना? तो वो गृह स्वामी क्या कहते हैं कि सिर्फ कोल्या को तुम इतवार के दिन घुमाने के लिए लेके गई थी। और घुमाने लेके जाना ये कोई काम नहीं होता। और इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना? फिर जूलिया दबे स्वर में जी आप कह रहे हैं तो ठीक, रुक जाती है। अगर आप कह रहे हैं मैंने छुट्टियां ली है तो ठीक है, मैंने ली है। गृह स्वामी अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। मतलब 12 दिन तुमने काम नहीं किया। 9 इतवार गए और 3 छुट्टियां हुई तो 12 दिन तुमने काम नहीं किया। यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। एक दिन का 1 रूबल मतलब 12 रूबल तुम्हारे कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा। उनका जो लड़का है कोल्या वो 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। 4 दिन कोल्या बीमार था, तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। और तुम्हारे दांतों में दर्द रहा था 3 दिन और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19। 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19। नागा मतलब एक दिन जिस दिन काम न किया हो, वह दिन जिस दिन काम न किया हो उसको कहते हैं नागा। तो उन्होंने क्या कहा कि 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19। 60 में से घटाओ, माइनस करो, कितने रहते हैं? 41 रूबल, ठीक है। फिर जूलिया रुआसी हो जाती है और रोते स्वर में जी हाँ, मतलब उसको अभी रोना आएगा ऐसे स्वर में वो बोलती है जी हाँ। गृह स्वामी डायरी के पन्ने पलटते हुए हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। और 1 जनवरी के दिन तुमने क्या किया था? चाय की प्लेट और प्याली भी तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। मेरे भाग्य में हमेशा नुकसान उठाना ही बदा हुआ है, मतलब मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर मेरा भाग्य, और मैंने हमेशा दूसरों का भला ही चाहा है, ऐसा गृह स्वामी कहते हैं, लेकिन मेरे भाग्य में हमेशा नुकसान ही लिखा है। हाँ तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई। और तुमने ध्यान नहीं दिया बच्चों की तरफ और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई। 10 रूबल उसके गए और उस जैकेट के 10 रूबल गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। और तुमने लापरवाही की तो जो सफाई करने वाली जो नौकरानी थी मारिया, उसने क्या किया? वान्या के नए जूते चुरा लिए रुक कर। फिर तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? और फिर वो थोड़ा रुक जाता है गृह स्वामी, और मैं क्या बोल रहा हूँ तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं, ऐसा उसे कहते हैं। जूलिया मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए जी सुन रही हूँ। फिर गृह स्वामी हाँ ठीक है, अब देखो भाई तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? तुम अपने काम में ढील दोगी
तो उसमें पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे, और मैंने 10 जनवरी को तुम्हें 10 रूबल भी दिए थे। फिर जूलिया लगभग रोते हुए, जी नहीं, आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कह पाती, मतलब उसे रोना आ जाता है, फिर आगे कुछ भी नहीं बोल पाती। गृहस्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ, दर्ज कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाओ डायरी। डायरी के पन्ने यूं ही उलटने लगता है, और डायरी के पन्ने यूं ही उलटते हैं वो गृहस्वामी। फिर जूलिया आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। फिर देखो, हर बात वो उसके मालिक की सुन रही है, और अगर आप कह रहे हैं पैसे दिए हैं तो आपने दिए होंगे, ऐसा वो कहती है। फिर गृहस्वामी कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए हैं, ठीक है, घटाओ 27, 41 में से बचे 14, क्यों, हिसाब ठीक है ना? अभी 14 रूबल ही बचे हैं। जूलिया आंसू पीती हुई कांपते आवाज़ में, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे, और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। मुझे अब तक एक ही बार पैसे मिले थे, वो भी मालकिन ने दिए थे, और वो भी 3 ही रूबल दिए थे। गृहस्वामी, जैसे आसमान से गिरा हो। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं, और तुम्हारी मालकिन ने मुझे ये बात बताई भी नहीं कि उसने तुम्हें 3 रूबल दिए थे। देखो, तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है, हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। देते हुए, संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? और 11 रूबल ही उसके हाथ में वो उसके मालिक देते हैं, और वो बोलते हैं कि गिन लो, ठीक है ना? फिर जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है कांपते ही स्वर में, जी धन्यवाद। और फिर धन्यवाद भी उसके मालिक को वो कहती है। फिर गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। और गुस्से में आवाज़ उसकी कांपने लगती है, और वो क्या कहता है फिर चिल्लाकर उसको कि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और उसके बाद भी तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। और उसको बहुत गुस्सा आता है। फिर जूलिया, जी हाँ मालिक। फिर गृहस्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों जी हाँ मालिक, क्यों हमेशा जी हाँ मालिक कहती रहती हो? फिर जूलिया डर जाती है और भयभीत स्वर में कहती है, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं, और इसके पहले मैंने जिनके घर में काम किया उन्होंने तो मुझे एक पैसा भी नहीं दिया, आपने कम से कम कुछ तो भी पैसे दिए। फिर गृहस्वामी क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया, मुझे ये बात जानकर ज़रा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। मुझे ये बात जानकर ज़रा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है कि उन्होंने एक पैसा भी नहीं दिया। स्वर धीमा कर, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया है, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। मैंने एक छोटा सा मजाक किया है तुम्हारे साथ में, लेकिन मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा, एक पैसा भी तुम्हारा नहीं काटूंगा। जेब से निकाल कर, ये है तुम्हारे 80 रूबल, 2 महीने के 80 रूबल, मतलब 40 रूबल ही तय हुआ था। मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए? इतना दब्बू मतलब डरपोक, भीरू मतलब भी डरपोक ही, और बोदा मतलब मूर्ख। मतलब वो क्या कहते हैं कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न कर सके। और इंसान क्यों इतना घबरा जाता है दूसरों से कि अपने पर जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध भी नहीं कर पाता, बस खामोश रहे और सारी जातियाँ सहता रहे। जो भी ज़बरदस्ती उस पर हो रही है, ज्यादती हो रही है, वो सहता ही चला जाता है। नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा।
और इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अन्याय तुम्हारे ऊपर जो हो रहा है वो बढ़ता ही जाएगा, तुमने अगर ऐसे ही सहन किया तो। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना ही होगा। और ये संसार अच्छा नहीं है, इसमें ये कठोर है, ये क्रूर है, निर्मम है और हृदयहीन भी है, निर्दयी है। निर्मम मतलब निर्दयी, और हृदयहीन जिनको हृदय नहीं है ऐसा। और इससे तुम्हें लड़ना ही होगा, बचाए ही रखना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा और पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। ये संसार कैसा है? बहुत ही कठोर है, क्रूर है, निर्दयी है और हृदयहीन है, और इससे तुम्हें पूरी शक्ति के साथ लड़ना होगा। और इस संसार में जो दब्बू है, जो डरपोक है, जो रीढ़ रहित है, मतलब खुद का आत्मसम्मान जिनको नहीं है, ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। और अगर तुम अन्याय सहती ही जाओगी तो तुम पर लोग अन्याय करते ही जाएंगे, तुम पर रहम कोई भी नहीं करेगा। तो इस प्रकार ये पाठ है। तो इस पाठ से हमें क्या सीख लेनी है कि अपना, सबसे पहले अपना आत्मसम्मान हमें बनाए रखना है और अन्याय सहन नहीं करना है दूसरों का। अगर हम अन्याय सहन करते रहे तो लोग हम पर अन्याय करते ही रहेंगे, है ना। जो अन्याय करता है उससे भी ज़्यादा दोषी जो अन्याय सहन करता है वो होता है। तो इसीलिए यही सीख हमें इस पाठ से लेनी है। तो इस पाठ का हम अभी स्वाध्याय देखेंगे। जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर, कौन कौन से स्वर है उसके मन के भाव दर्शाने वाले? दबे स्वर है, रोता स्वर है, कांपते स्वर है और विनीत स्वर है। दूसरा है ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। अभी निम्नलिखित शब्द जिसके उत्तर हो, ऐसे हमें प्रश्न बनाने हैं। तो पहला है वान्या, तो ये वान्या, ये उत्तर आना चाहिए, ऐसा हमें प्रश्न बनाना है। क्या बना सकते हैं हम? कोल्या के बीमार होने पर जूलिया ने किसे पढ़ाया था? किसे पढ़ाया था? वान्या को। तो ये वान्या, ये वहाँ पे उत्तर आ गया। अभी दूसरा है रूबल, तो यहाँ पे रूबल ये उत्तर आए, ऐसा प्रश्न हमें बनाना है। तो रूस की मुद्रा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रूबल। तो रूबल ये उत्तर आ गया। तो इस प्रकार ये हमें लिखना है। आगे का प्रश्न है, पाठ में प्रयुक्त अंकों का उपयोग करके मुहावरे लिखिए। पाठ में जो अंक आए हैं, जो नंबर्स आए हैं, उसका उपयोग करके हमें मुहावरे बनाने हैं। जैसे कि कैसे बना सकते हैं हम? 9 2 11 होना, 19 20 का फ़र्क होना, 4 चांद लगाना, 5 उंगलियां घी में होना। तो ऐसे जो नंबर्स उसमें आए हैं वो नंबर्स लेके हमें क्या करना है? मुहावरे बनाने हैं। और आगे का भाषा बिंदु का प्रश्न है, देखो नीचे दिए गए चिन्हों के सामने उनके नाम लिखिए तथा वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे चिन्ह दिए हैं और उनके नाम लिखने हैं, उन विराम चिन्हों के हमें नाम लिखने हैं। तो पहला दिया हुआ है, देखो योजक चिन्ह, दूसरा लाघव चिन्ह, तीसरा निर्देशक चिन्ह, बड़ा कोष्टक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, आगे का अल्प विराम दिया है, विस्मय सूचक चिन्ह दिया है, अर्ध विराम दिया है, छोटा कोष्टक चिन्ह दिया है और पूर्ण विराम दिया है। तो यहाँ पे कुछ वाक्य भी दिए हैं, उसमें हम आपको उचित विराम चिन्ह लगाने हैं। तो ये आपको इसमें पढ़कर, पाठ्य पुस्तक में पढ़कर आपको वो देखकर लिखना है। तो इस प्रकार इस जूलिया इस पाठ का स्वाध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।